लिया कि दोनों ही पार्टियों ने जनता से धोखा किया है। 2019 में आपने गठबंधन किया एसपी के साथ, उस सीट पर जीते नेताजी 94,000 के अंतर से, मतांतर जो कि मैनपुरी के हिसाब से कम आंका जाता है। 2 लाख के करीब बसपा के वोटर बताए जाते हैं मैनपुरी सीट पर। आप बताइए, आपका कोई कैंडिडेट भी नहीं है, रामपुर में भी आपने नहीं उतारा, सपा ने आरोप लगाया था आप भाजपा की मदद कर रहे हैं। किसकी मदद हो रही है? जी, अभी आप इन दोनों प्रवक्ताओं की भाषा से समझ लीजिए कि इनके अंदर जब इस चैनल में इतनी उद्दंडता है तो ये क्षेत्र में कैसे रह रहे होंगे, वहां का मतदाता इतना डरा हुआ होगा। आप इनके संस्कार, इनकी भाषा से समझ लीजिए, इनको लोकतंत्र पे अगर विश्वास होता तो ये आके इस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह यहाँ ना लड़ाई लड़ते। शब्दों को लड़ना होता अगर शब्दों का ध्यान रखिए विजय मिश्र जी, शब्दों का ध्यान कहा ना, अगर इनको लोकतंत्र पे विश्वास होता, अपने कार्यों पे विश्वास होता तो ये जनता के बीच में जाते, यहाँ इस तरह एक दूसरे से लड़ाई ना लड़ते। जनता के बीच में वो है विजय जी, जनता के बीच में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? आप चुनावी समर में किस रणनीति के साथ आते हैं? चुनाव या तो वोट ट्रांसफर करने आते हैं या वोट काटने आते हैं, ये आरोप बसपा पे लगता है। हम नहीं चाहते कि हमारे कार्यकर्ता इस तरह पीड़ित हो। हमें मालूम है ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे और उसके तहत ये चुनाव में सारे जितने भी अच्छा, मतलब आपकी हाइपोथेसिस हर चुनाव से पहले, आपकी हाइपोथेसिस बहुजन समाज पार्टी की हर चुनाव से पहले ये है कि भाजपा चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, इसीलिए हम या तो कैंडिडेट उतारे ही ना, पूरी तरह वोट शेयर कहीं ट्रांसफर हो जाए या बट जाए, या स्ट्रेटेजिकली उतारे तो सपा कहती कि आपने भाजपा की मदद कर दी। नहीं, भाजपा की मदद हमने नहीं कर दी, हमने भाजपा की मदद नहीं कर दी। हम अपने वोटरों को जानते हैं कि हमारा वोटर हमारे साथ है और ये चुनाव आपको दिखा देगा। तो फिर डर किस बात का? क्या है? कहते भर है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हर सीट पर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ते? वोट नहीं, मतदाता वोट डालने ही नहीं पाता, मतदाता वोट डालने ही नहीं पाता, तो उससे इस तरह लोकतंत्र का क्या मतलब है? आपको पता है ना, इस आरोप पर समाजवादी पार्टी से इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है कि बताइए जरा वो लिस्ट की कौन कौन वोट डालने नहीं पहुंचा। आप भी वही कह रहे हैं, हमारे मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जाता। लिस्ट मांगी जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हाँ, कि कौन कौन थे जो वोट डालने नहीं पहुंच पाए, जरा लिस्ट दीजिए, नाम बताइए, उनका आधार नंबर बताइए। हाँ, आप उस क्षेत्र में जाइए, वहां के मतदाताओं से पूछिए, हमें लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। और वोट परसेंटेज आपको बता देगा, वोट परसेंटेज बता देगा कितने मतदाताओं ने वोट डाला है और कितनों नहीं डाला है। ठीक है, चलिए, आपकी अपनी ही चुनावी गुणागणित है। और फिलहाल अब भी मैनपुरी सीट को लेकर जो कहा जा रहा है कि बसपा ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो उसका वोटर कहां जाएगा? सपा हमेशा से कहती रही है कि इससे केवल भाजपा की मदद होती है। अरविंद यादव हमारे साथ है, पीएसपीएल के प्रवक्ता। अरविंद यादव जी, सपा को सोचना चाहिए। 2019 में बात पूरी हो गई आपकी, अब आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने चाहिए। नेताजी को 94,000 वोटों जिताया था। मेरा भी वही सवाल था, लेकिन आप उस पर नहीं बोले। मेरा भी यही सवाल था कि आप सपा के साथ थे, तब 94,000 वोटों से नेताजी जीते थे, आज आप साथ नहीं है। सबसे ज्यादा मदद भाजपा कोई कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रही है। आज सबसे ज्यादा मदद समाजवादी पार्टी करती है, भाजपा की मदद करती है समाजवादी पार्टी। इस सीट पे रघुराज सांग को उतार के भाजपा ने सपा को वाकओवर दिया है। ठीक है, आप कोई नई पॉलिटिकल फॉर्मूला निकाल के लाए हैं, बहरहाल आपकी अपनी राय है। अरविंद यादव हमारे साथ है। अरविंद यादव जी, यही सवाल आपसे है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, नेताजी यहां से लड़े थे, सपा बसपा साथ थे, तब 94,000 के वोटों से जीते थे, मतांतर से जीते थे। अब बसपा साथ नहीं है और हमेशा से कहा जाता रहा है कि जब बसपा का कैंडिडेट नहीं उतरता तो वोट ट्रांसफर का फायदा भाजपा को होता है। आस्था जी, देखिए वहां कुछ नहीं। आप जो 94,000 वोट की बात कर रही हैं, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का जो जसवंत नगर विधानसभा है, वहां से नेताजी 69,000 वोटों से लीड किए थे। बसपा के लोग क्या बात करेंगे, जिनका कोई जनाधार नहीं, कोई वोट प्रतिशत नहीं, कोई वोट नहीं वहां। हाँ, जो उनके वोट है वो उनके वोट नहीं है, वो नेताजी के परिवार का वोट है, नेताजी का वोट है। जनता वहां की नेताजी को मानती है, नेताजी जनता को मानते रहे और यही हुआ है। मैनपुरी की जनता हम लोग के लिए जनता नहीं है, वहां का मैनपुरी की पूरी जनता हम लोग के लिए परिवार है। और दूसरी बात मैं कहूं आस्था जी, मैनपुरी में 5 विधानसभा है, किसनी है, मैनपुरी सदर है, भोगांव है, जसवंत नगर है, करहल है। मैं कह तो रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, किस बेस पे चुनाव जीतेंगे? आदरणीय नेताजी ने जिस तरीके से उनको पाला पोसा बढ़ाया, राजनीति में इतना कर दिया, और उन्हीं को नहीं। आस्था जी, अगर मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, राजेश चौधरी जी बोल रहे हैं या सपा के जो साथी बोल रहे हैं
कोई भी पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित आज चैनल पे बोल रहा है, सड़क पे संघर्ष कर रहा है, सदन में बैठा है या लोकसभा में बैठा है, तो वो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव, माननीय नेताजी की एक कड़ी मेहनत, भाजपा ने जिन रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है, आज खड़े हैं, वो बोल भी पा तो रहे हैं। शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। राजनीति का खरा उन्होंने भी नेताजी से सीखा है और नेताजी से करीबी, शिवपाल यादव से करीबी छुपी नहीं है रघुराज सिंह शाक्य की। कोई भी बोल रहा हो और मान सम्मान अपमान का जिक्र होता ही रहा है, चाहे वो भाजपा के ही साथी क्यों ना हो, वो सब माननीय नेताजी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम सबों की जुबान दी, हम लोगों को आवाज दिया। वह परिवार हम लोगों के लिए आदर्श है, आदर्श की भूमिका में रहा है। ठीक है, आप परिवार की एकजुटता को आगे रखेंगे, हम लोग के लिए कम है। नेताजी की विचारधारा, उनके संघर्ष और परिवार की एकजुटता को आगे रखेंगे और मैनपुरी में वोट मांगेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने जो काम किए हैं और हमने जो आपके गढ़ पूर्व में ढाए हैं उन सबको बार बार याद दिलाएंगे। और एक बात और, बार बार नेताजी के अपमान का भी जिक्र यहां बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आलोक वत्स हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, मैनपुरी की जंग को अगर हम उठा के देखें तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब बदल चुके हैं। एक तो नेताजी मुलायम सिंह यादव का ना होना, पिछली बार से जीत का अंतर भी कम, बीएसपी का गठबंधन इस बार सपा के साथ नहीं है, पहली बार कोई शाक्य चुनाव लड़ रहा है और शाक्य भी वही है जो नेताजी के करीबी रहे हैं और शिवपाल यादव के उनको शिष्य भी कहा जाता है। मुलायम सिंह के शिष्य रहे हैं रघुराज शाक्य जो डिंपल यादव को टक्कर दे रहे हैं। और मैनपुरी की जनता को क्या सरकार पर भरोसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द मैनपुरी की जंग जो है वो घूम रही है। मतलब बीजेपी की दावेदारी या उसकी टक्कर को भी आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते, बहुत सोच समझ के कैंडिडेट उतारा गया है भाजपा की तरफ से। ये नहीं कहा जा सकता कि वॉकओवर दिया जा रहा है या सिंबॉलिक चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए आस्था जी, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि सहानुभूति की जो भी लहर है वो जरूर मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद उनके पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो मैंने बताया आजमगढ़ और रामपुर में हुआ, तो ये सारे नेताओं को मैं सुन रहा था, कोई भी वहां के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। या तो वो एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं या वो अपनी जमींदारी समझ रहे हैं कि ये तो मैनपुरी तो हमारी जमींदारी है, जिसको आप बपौती भी कह सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज वहां पर 80,000 करोड़ में 1400 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। वहां का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ से 1,40,00,000 करोड़ 30% बढ़ोतरी लेके आगे बढ़ रहा है। वहां की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। माफिया डर के मारे भूमिगत हो गए हैं। लाइन ग्राबर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो चोर उचक्के थे। तो इन सब चीजों पर भी इलेक्शन डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और आप देखिए कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे हैं। मोरबी में उन्होंने जनसभा की, कई और जगह उनके आगे भी कार्यक्रम है। तो यहां पर बुलडोजर का जिक्र हुआ, बीजेपी के तमाम नेता बुलडोजर लेकर गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। और मैनपुरी के मंच पर जो भाषण मुख्यमंत्री योगी दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि मैनपुरी मोरबी में जो भाषण सीएम योगी का हुआ उससे संदेश मैनपुरी को गया। अजीज खान जी, बेशक सीएम भाषण किसी दूसरे स्टेट में दे रहे हो, लेकिन बीजेपी के नेता बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम हुआ है। आशा जी, आपको भी ये पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहां जहां पुनः चुनाव प्रचार गए करने, छत्तीसगढ़ गए, मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए, आपको पता होना चाहिए बिहार गए, वहां चुनाव बीजेपी हार गई, चुनाव जीती ही नहीं। ये पिछला रिकॉर्ड रहा है। और एक बात और आपको बता दें, आज गुजरात में स्थिति बीजेपी की बहुत खराब है, बहुत खराब है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर घबराहट है और उसका रुख मोड़ने का प्रयास कर रही है। अभी हिमाचल में जो स्थिति पैदा हुई, वहां पे जिस तरीके से चुनाव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, वहां एक तरफा चुनाव हुआ है, मैं बता रहा हूं वही कमोबेश स्थिति आपके गुजरात में है। इसलिए कहीं ना कहीं रुख मोड़ने का प्रयास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां जहां दौरा हुआ है वहां पूरी तरह से बीजेपी परास्त हुई है। ठीक है, लेकिन अजीज खान जी, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ राज्यों के उदाहरण दी। अभी थोड़े समय पहले रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, दोनों जगह मुख्यमंत्री ने कई जनसभाएं की थी, दोनों जगह वो जीत गए। मैनपुरी भी आने वाले हैं। वही तो आस्था जी मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव नहीं था, वो लोकतंत्र की हत्या हुई है। अच्छा, वो लोकतंत्र की हत्या थी। वो शासन और प्रशासन को लगाया गया, शासन और प्रशासन मिलकर चुनाव लड़ा है।
निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। चुनाव जब होता है निष्पक्ष, जब अपने काम पर चुनाव लड़ा जाए। अपने काम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, अपने विकास की बात नहीं कही गई, अपने काम की बात नहीं कही गई। ठीक है, इसका जवाब राजेश चौधरी